सादर प्रणाम। मैं नीरजा चौधरी। आज के इस सेशन में जो हम टॉपिक लेने वाले हैं, हम पढ़ रहे थे क्रॉस पॉलिनेशन को, यानी हम पढ़ रहे थे पर परागण को। क्रॉस पॉलिनेशन या जिसे कहें हम हिंदी में पर परागण। देखिए, दो तरीके के होते हैं पॉलिनेशन, जानते ही हैं हम, स्वपरागण और पर परागण। स्वपरागण वो विधियां होती हैं जिसमें जब पराग बनते हैं, यानी कि परागण की क्रिया होती है, तो उस परागण की क्रिया के लिए या तो क्या होता है, उसी पुष्प के जो पराग कण होते हैं उसी पुष्प के वर्तिकाग्र में गिर जाते हैं, यानी कि स्टिग्मा में गिर जाते हैं, या उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प में गिर जाते हैं। पर परागण के अंतर्गत पर मीन्स दूसरे से मीनिंग हुआ हिंदी में, अगर आप इसे तोड़ने की कोशिश करें, नहीं तो क्रॉस पॉलिनेशन की अगर बात करें तो देखिए पर परागण किन में होता है। पर परागण दो ऐसे अलग अलग तरीके से होता है, मतलब होते तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन कुछ ऐसे पौधों में होता है जिनमें अलग ही तरीके का एक अनुकूलन व्यवहार मिलता है, यानी कि एक अडेप्टिव बिहेवियर मिलता है। तो ये तो हम जानते हैं, जब एक पौधे के परागकण उसी जाति के किसी दूसरे के वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे तो ये वाली प्रक्रिया भी किसके अंतर्गत आएगी, पर परागण के अंतर्गत आएगी। तो इस पर परागण में, यानी ये जो पॉलिनेशन की प्रक्रिया हो रही है, जिसमें दो अलग जो प्लांट्स हैं, उन प्लांट्स के लिए मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होता है, और उसके बाद यहाँ पर बहुत सारी विभिन्नताएं हो सकता है उसमें मिल जाए, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं। उनमें जेनेटिकली कुछ मॉडिफिकेशन मिल सकते हैं, वेरिएशन मिल सकते हैं, बेटर सीड क्वालिटी मिल सकती है, तो ये चीजें हैं। तो जब किन पौधों में ये होता है, उसके लिए कुछ अलग तरीके के उनमें अडेप्टिव बिहेवियर होते हैं, जिनमें सबसे पहला हम पढ़ेंगे इसके अंतर्गत एक लिंगता। एक लिंगता मीन्स यूनिसेक्सुअलिटी, ठीक है। यूनिसेक्सुअलिटी का मतलब हुआ कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो एक लिंगी होते हैं। एक लिंगी का मतलब उनमें केवल एक ही जनन अंग होता है, यानी या उसमें पुंकेसर होंगे या उसमें होगा स्त्री केसर, ठीक है। स्त्री केसर हम जानते हैं फीमेल ऑर्गन है पुष्प के लिए, तो पुंकेसर या स्त्री केसर। जैसे अब कहेंगे कि ऐसा एक लिंगी कौन सा पौधा होता है, तो हम उदाहरण भी पढ़ चुके हैं एक लिंगी पौधों के, फिर भी मैं लिख देती हूँ यहाँ पर। जैसे हो गया आपका पपीता, ठीक है, या तो उसमें पुंकेसर ही होंगे और या उसमें होंगे स्त्री केसर। दूसरी चीज क्या होती है कि जो इसका और दूसरा इंपॉर्टेंट बिंदु है, वो है इसमें भिन्न काल परिपक्वता। नाम से ही पता चल रहा है, भिन्न काल परिपक्वता का मतलब ये हुआ कि जो इनके परिपक्वन का टाइम है, यानी कि इनके मेच्योर होने की जो टाइमिंग है, इसको भी मैं इंग्लिश में लिख देती हूँ कि क्या कहा जाता है, डाइकोगैमी इसको कहा जाता है, गैमी इसको कहा जाता है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें फ्लावर के जो पराग कोश हैं, यानी कि पराग कोश का मतलब क्या हुआ, नर जनन भाग, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो पराग कोश है वो पराग कोश और वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र मीन्स स्टिग्मा, तो पराग कोश और वर्तिकाग्र स्टिग्मा, स्टिग्मा, ठीक है, इनके जो मेच्योर होने की टाइमिंग है। अब स्टिग्मा क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो दोनों समझ ही चुके हैं, लेकिन फिर भी बताती जा रही हूं। तो इन दोनों के परिपक्व होने का टाइम, इन मेच्योर होने का टाइम होता है अलग अलग। और जनरली क्या होता है, इनके जो परिपक्व होने की टाइमिंग है, इसको हम दो तरीके से समझ सकते हैं, यानी कि 2 पार्ट में इसको कहें तो हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। एक होती है पूर्व पूर्वता, ठीक है, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में प्रोटेंड्रस। दूसरी होती है स्त्री पूर्वता, ये होता है यहां पर प्रोटोगाइनी। देखिए
पूर्वता में वो वाला सेक्शन आया जब परागकोश स्टिग्मा से पहले परिपक्व हो जाएंगे। अब इसका भी एग्जाम्पल है, इसका भी एग्जाम्पल है हमारा साल्विया, कि साल्विया एक ऐसा उदाहरण है जिसमें जो पूर्वता मीन्स परागकोश पहले यानी कि नर जनन अंग पहले एक्टिव हो गया है, तो ये पूर्वता हुआ। स्त्री पूर्वता के अंतर्गत क्या हुआ, जस्ट इसका अपोजिट वर्तिकाग्र जो है यानी कि स्टिग्मा जो है वो पॉलन सेक से पहले यहाँ पर मेच्योर हो जाएगा। और इसमें जैसे रोजेसी फैमिली होती है, उस रोजेसी फैमिली के बहुत सारे प्लांट्स इस तरीके के ही होते हैं, यानी कि इसी के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए तीसरी चीज जो इसमें अनुकूलन के अंतर्गत हम पढ़ेंगे, पहला जैसे हमने पढ़ा एक लिंगता, दूसरा भिन्न काल परिपक्वता जिसके अंतर्गत ये आया, तीसरा होता है सेल्फ स्टेरिलिटी, हिंदी में बोलते हैं स्वबंधता। ये होता है आपका सेल्फ, क्या लिख रही हूं, ये होता है आपका सेल्फ स्टेरिलिटी। स्वबंधता इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, महत्वपूर्ण है, इसको विशेष रूप से देख लीजिएगा। देखिए इसमें क्या है, जब कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें जब फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स अपने आप के द्वारा जितने भी विकसित किए गए परागकण होते हैं उनका एक जेनेटिकली बैरियर के रूप में वो वहां पर क्या आ जाते हैं, अपीयर करने लगते हैं अपने आप को, यानी कि जेनेटिकली बैरियर के कारण जितने उसके पुष्प हैं यानी कि फूल हैं या फ्लावर है, वो फ्लावर की स्टिग्मा पर, उस फ्लावर की स्टिग्मा पर जर्मिनेशन नहीं हो पाता, यानी अंकुरण नहीं हो पाता। तो इसे ही क्या कहा जाता है, स्वबंधेता कहा जाता है। यानी कि जब कुछ पौधे ऐसे आएंगे, कुछ ऐसे फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करें जो अपने आप ही अपने आप को इतना ज़्यादा विकसित कर ले रहे हैं, अपने आप में इतना ज़्यादा मॉडिफिकेशन कर ले रहे हैं कि जब मॉडिफिकेशन होता है उनमें तो एक जेनेटिकली एक अवरोध के रूप में वहां पर कुछ ऐसे कारण अपीयर होते हैं, तो उस जेनेटिकली अवरोध के कारण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर अंकुरण नहीं हो पाता है, यानी कि जर्मिनेशन नहीं हो पाता है, तो इसे कहा जाता है स्वबंधिता। इसमें उदाहरण आप ले सकते हैं अंगूर का। ठीक है, अब अगली बात करें अनुकूलन के अंतर्गत। अनुकूलन के अंतर्गत आती है अगली बात हर्कोगेमी। इसमें क्या होता है, जो भी प्राकृतिक बैरियर होंगे, यानी कि नेचुरल स्ट्रक्चरल बैरियर की बात कर रहे हैं, प्राकृतिक संरचनात्मक अवरोध की वजह से, जो भी प्राकृतिक संरचनात्मक अवरोध हैं उनकी वजह से जो स्टिग्मा है और जो पराग कोश हैं उनके बीच में परागण की प्रक्रिया नहीं हो पाती, यानी कि इनके बीच में पॉलिनेशन किसी तरीके से बाधित हो जाता है। ये प्राकृतिक संरचना की वजह से भी बाधित है, यानी कि हर्कोगेमी में हम प्राकृतिक संरचना से ही बाधित पड़ रहे हैं, लेकिन स्वबंधता में आनुवंशिक बाधा पड़ी थी हमने। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे कैरियोफिलेसी फैमिली होती है, कैरियोफिलेसी फैमिली, कैरियोफिलेसी लिख दे रही हूं, कैरियोफिलेसी जो फैमिली होती है उस फैमिली के प्लांट्स में जो वर्तिका होती है उसकी लंबाई पुंकेसरों के से अधिक होने की वजह से इनके मध्य में परागण नहीं होता। वर्तिका समझ ही रहे हैं, ये ऊपर वाला भाग था वर्तिकाग्र, और ये जो था ये लंबाई कहा है कि बहुत ज्यादा हो जाती है, जिस वजह से यहाँ पर पॉलिनेशन नहीं हो पाता है। अब देखिए अगला इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो अगला इसके अंतर्गत यहाँ पर होगा हेट्रोटाइली, यानी हिंदी में क्या कहेंगे, हिंदी में कहेंगे विषम वर्तिकात्व। देखिए इसमें क्या होगा, जो भी प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं, तो दो तरीके के फूल पाए जाएंगे और जिनमें एक की जो ये वर्तिका है यानी कि स्टाइल है वो लंबी और जो उसके पुंकेसर हैं वो छोटे होंगे। ठीक है, अब इन्हें पिन से हम क्या कर सकते हैं, एक न पिनाइड फ्लावर कहा जाता है इनको, यानी कि बहुत छोटे होते हैं तो इन्हें पिन आइड करके एक नाम दिया गया है, तो पिनाइड फ्लावर कहते हैं। दूसरी कंडीशन क्या होती है, जिसमें जो ये वर्तिका है ये छोटी होगी और पुंकेसर बहुत ज्यादा लंबे होंगे, तो इन्हें बोला जाता है थ्रम आइड
आइड। ठीक है, तो दो तरीके के इसमें क्या होते हैं, एक में क्या होगा, ये वाला सेक्शन छोटा और जो पुंकेसर बनेंगे यहाँ पर वो पुंकेसर क्या होंगे, बड़े होंगे। एक होगा कि वर्तिका बड़ी होगी और पुंकेसर छोटे होंगे। जब पुंकेसर छोटे होंगे तो पिनाइड हो गया, जब बड़े होंगे तो थमाइड हो गया। ये तो हो गया कि क्या कारण है कि जो परागण की प्रक्रिया होती है, स्पेशली जो पर परागण की प्रक्रिया होती है, वो कैसे पौधों में संपन्न होती है। अब अगली बात यहाँ पर हम करें कि पर परागण के जो अलग अलग मोड हैं, यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन के जो अलग अलग मोड हैं, उनकी बात करते हैं। हम जानते हैं कि जब क्रॉस पॉलिनेशन होता है तो क्रॉस पॉलिनेशन के दो तरीके होते हैं। तो इस क्रॉस पॉलिनेशन को हम दो तरीकों में कैसे डिवाइड करते हैं, हमने पढ़ा था जैविक और अजैविक। ठीक है, तो बायोटिक और एबायोटिक, बायोटिक और एबायोटिक। एबायोटिक में आपके क्या थे, एयर था यानी कि वायु था और जल था। बायोटिक में आपके वो सारे एनिमल्स आ गए थे, बर्ड्स आ गए थे, एनिमल है, बर्ड है, या आप इंसेक्ट्स कह दीजिए। तो ये सारे के सारे जितने भी जैविक कारक हैं, या दूसरी भाषा में कहूँ जो जंतुओं के माध्यम से होता है, तो वो इसको यहाँ पर कहा जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो वायु के द्वारा परागण होता है, यानी कि जिसे बोला जाता है एमियोफिलिक करके बोला जाता है। तो इस वायु परागण की हम बात करते हैं जब पराग कणों का स्थानांतरण किसके माध्यम से होगा, यानी कि उनका ट्रांसपोर्टेशन किसके माध्यम से होगा, ट्रांसफर किसके माध्यम से होगा, वायु के माध्यम से होगा। ठीक है, ऐसे परागकण छोटे होते हैं, बहुत हल्के होते हैं, तो जब हवा चलती है तो वो हवा के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं, क्योंकि इनकी विशेषता ये होती है जो वायु परागण करते हैं कि वो परागकण कैसे होते हैं, यानी कि पोलन कैसे होते हैं, वो चिकने होते हैं और ड्राई होते हैं, यानी शुष्क होते हैं। ये जो परागकण बनते हैं, इन परागकणों का प्रोडक्शन बहुत मात्रा में होता है, यानी कि ये जो वायु द्वारा परागित जो यहाँ पर होंगे, जो भी पोलन होंगे, जब इनके बनने की संख्या की बात करें तो बहुत ज्यादा होगी। तो एक्चुअली क्या होता है कि जो इनका वो होता है, स्टिग्मा होता है, स्टिग्मा में एक इसी तरीके का अनुकूलन है, यानी कि जो पुष्प के पराग कणों का परागण होता है वायु के माध्यम में, उसके स्टिग्मा में इस तरीके का एडेप्टेशन है। समझ में आ गया। दूसरे हम बात करते हैं यहाँ पर जल द्वारा। तो जल द्वारा जो परागण होता है, जल द्वारा परागण को दो कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी हिंदी में जिसको कहा जाता है अधोजल, अधोजल परागण, और दूसरा होता है हमारा इसमें अधिजल परागण, अधिजल परागण। ठीक है, देखिए अधोजल परागण को बोला जाता है जो ऐसा परागण की प्रक्रिया जब जल के अंदर होगा। जब कहाँ होगा, जल के अंदर। ठीक है, जब जल के अंदर होगा तो वो क्या होगा, अधोजल। इसे क्या बोला जाएगा, जब जल परागण के अंतर्गत पढ़ रहे हैं तो जल परागण के अंतर्गत ये होगा हाइपोफाइड्रोफिली। ठीक है, हाइपोफाइड्रोफिली जिसे इंग्लिश में कहा जाता है, और ये होता है एफिड्रोफिली। तो अधिजल के अंतर्गत वो होगा जब जो भी फूल है, ऊपर जो पानी की सतह है, ये तो अंदर है, और जब पानी की सतह से यहाँ पर क्या होगा, परागण होगा। अब दोनों के उदाहरण दे रहे हैं। यहाँ अधिजल में पानी की सतह से परागण होगा और पानी के अंदर होगा। देखिए, पानी की सतह के उदाहरण के अंतर्गत आपका क्या आएगा, आपका वेलिसनेरिया इसके अंतर्गत आएगा, वेलिसनेरिया। ठीक है, और इसके अंतर्गत आता है एक उदाहरण नाजास, जिसको बोला जाता है। समझ में आ गया। अब बात करते हैं कीटों के द्वारा जो परागण की बात कर रहे हैं, ये तो आपके एबायोटिक के अंतर्गत आ गए। अब बात कर रहे हैं बायोटिक की। तो कीटों के द्वारा, यानी कि इंसेक्ट्स जिसमें भाग लेते हैं, जिसे बोला जाएगा एंटोमोफिली। तो कीटों के द्वारा जो परागण होता है उसकी बात करें, इसमें कौन कौन शामिल होता है। इसमें शामिल होती हैं मधुमक्खी, यानी कि हनी बी की बात कर रहे हैं, और दूसरी मक्खी यानी जो घरेलू मक्खियां होती हैं जिन्हें बोला जाता है फ्लाइज, मोथ होते हैं,
तितली जैसे होते हैं, लेकिन तितली से अलग होते हैं, पतंगे जिनको बोला जाता है। तो मोथ होते हैं और इसमें तितली भी शामिल हो जाएगी, यानी बटरफ्लाई, वेस्प, बीटल, सारे के सारे इसके अंतर्गत ही आ जाएंगे। और भी जो इससे जुड़े हुए मतलब इस कैटेगरी के जो भी इंसेक्ट्स कैटेगरी में जो भी आते हैं वो सारे इसके पार्ट होंगे। देखिए ये जो इतने सारे हैं, इनमें ऐसा कहा जाता है, एक आकलन है कि जो इनके माध्यम से, कीटों के माध्यम से जब ये पॉलिनेशन होता है तो लगभग 80% जो परागण होता है, पॉलिनेशन होता है, वो किसके माध्यम से होता है? मधुमक्खी के ही माध्यम से होता है, यानी कि हनी बी के माध्यम से होता है। तो जब इंसेक्ट यहाँ पर परागण की क्रिया करते हैं तो पौधों में पुष्प कैसे बनेंगे? जब इंसेक्ट्स के माध्यम से परागण से बनते हैं तो वो पुष्प बहुत ही ज्यादा रंगीन होते हैं, बहुत ज्यादा चमकदार होते हैं और उनमें एक विशेष प्रकार की गंध होती है, मकरंद होती है। ये चीजें उसके अंदर विशेष रूप से होती हैं। ठीक है, अब देखिए अगला सॉरी, अगला इसमें आएगा जैसे चमगादड़। आजकल की जो अगर न्यूज वगैरह की भी बात करें तो चमगादड़ का बार बार जिक्र आ ही जा रहा है, क्योंकि पूरा जो समय, पूरा जो दुनिया है, पूरा जो विश्व है इस समय कोरोना से प्रभावित है। और कहीं ना कहीं उस कोरोना के उत्पत्ति के लिए, यानी कि जो वायरस बना है उसके लिए कहीं ना कहीं ऐसा कहा जाता है कि वो वायरस चमगादड़ से निकला हुआ है, यानी कि वो वायरस चमगादड़ में पाया जाता है। तो फिलहाल हम बात करते हैं अपने टॉपिक की। अपने टॉपिक पे बात करें तो चमगादड़ के द्वारा जो यहाँ पर पॉलिनेशन होता है उसमें कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो रात में खिलते हैं। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आया था ये कि जो रात में पुष्प खिलते हैं वो प्रायः सफेद रंग के होते हैं। जो पुष्प रात में खिलते हैं वो प्रायः सफेद रंग के होते हैं। देखिए जो पुष्प रात में खिलते हैं, पहली चीज, एक तो कीट उनकी तरफ आकर्षित हो, यानी कि दो कारण है उसके। एक तो होता है कीट का आकर्षण करना, दूसरा जब रात में वो खिलते हैं तो उनमें विशेष प्रकार के मकरंद का, नेक्टर का सीक्रेशन होता है, यानी कि स्रावण होता है। तो जिसकी वजह से कीट क्या होते हैं, उन पुष्पों की ओर आकर्षित होते हैं। सफेद रंग के क्यों होते हैं? क्योंकि रंग के हिसाब से कीट क्या होंगे, उसकी ओर अट्रैक्ट होंगे। मकरंद भी उनको एक दिशा देगी अट्रैक्शन की। तो यहाँ जो रात में खिलने वाले पुष्प होते हैं, नेक्टर तो सभी में होता है, जैसे अभी हमने यहाँ पर भी पढ़ा, लेकिन रात वालों में क्या होता है, नेक्टर ज्यादा सीक्रेट होता है। जैसे आप इसका उदाहरण ले सकते हैं, कचनार वगैरह इसके क्या है, उदाहरण है। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ जैसे घोंगे हैं, घोंगों के माध्यम से भी होता है। अगर मैं इसमें जोड़ दूं, चौपायों के माध्यम से भी होता है। चौपायों मतलब जानवरों के माध्यम से भी होता है। जब जानवरों को जंगल में लेकर जाया जाता है तो उनके शरीर के ऊपर बीज जैसे चिपक जाते हैं, फिर या पुष्प किसी प्रकार का चिपक जाता है, या छोटे छोटे परागकण उस पर चिपक जाते हैं और उनके माध्यम से क्या होती है, परागण की प्रक्रिया होती है। तो ये अलग अलग तरीके से जो मोड है परागण के वो होते हैं। समझ में आया? अब देखिए क्या है कि कुछ ऐसे भी होते हैं, जैसे हम जानते हैं कि अगर स्वपरागण हो रहा है, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है या क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, तो दोनों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। तो सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में एक चीज जो है, जैसे हम बात करें समुद्र में जो घास पाई जाती है, या जिसे हम क्या कहेंगे, समुद्री घास कहेंगे, उसके बारे में भी जिक्र कर लेते हैं। समुद्री घास में किस तरीके से परागण होता है। अब समुद्री घास है तो ये तो हमें पता चली गया कि वो किस तरीके का परागण होगा, जल परागण होगा। ये एडिटरी बता रही हूं मैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, सीग्रासेस मान लीजिए, समुद्री घास ले लिया हमने। इसमें जो मेल फ्लावर होता है वो जल की सतह के नीचे पानी में डूब जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, और जो पुष्प है तो परागकण भी है, तो परागकणों को जल के अंदर ही वो फूल क्या कर देता है, फ्री कर देता है। तो इससे क्या होता है, बहुत सारी प्रजातियों के कारण वहां पर क्या होता है, परागण होता है। जैसे लंबे फीते जैसे होते हैं, या जल के अंदर किसी तरीके से निष्क्रिय रूप में बहते रहते हैं। कुछ बहते हुए वर्तिकाग्र तक पहुंच भी जाते हैं, और कुछ उसमें क्या होते हैं, वहीं पे कहीं ना कहीं खत्म हो जाते हैं। तो अलग अलग तरीके के क्या मिलते हैं वहां पर, परागकण मिलेंगे। जैसे
नीचे चला गया, वाटर स्ट्रीम के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक तो वो जाएगा ही। तो जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगा तो वहां पर क्या करेगा, किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर भी गिर सकता है। ऐसी बहुत अलग तरीके से हैं। तो इनमें कुछ और इम्पोर्टेंट है, जो भी आप देखें उसी का उदाहरण आप क्रॉस पॉलिनेशन में यहाँ पर लिख सकते हैं। देखिए यहाँ 2-3 चीजें हैं जिनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक तो बात करेंगे हम कृत्रिम संकरण की। कृत्रिम संकरण का मतलब ये हुआ जो हम बोलते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? देखिए एक लाइनेज होता है, यानी कि एक वंश परंपरा होती है किसी भी प्रजाति के लिए। तो किसी भी वंश परंपरा के 2 या 2 से ज्यादा प्रकार के पौधों में हम क्या करेंगे, जो दोनों में विशेष लक्षण है या जिनको कहें जो दोनों में सर्वश्रेष्ठ लक्षण है, उन सर्वश्रेष्ठ लक्षण है, उन लक्षणों को एक साथ हम लाएं और उन दोनों लक्षणों को हम किसी नई प्रजाति में उत्पन्न करें। तो इसके लिए वहां पर क्या कराई जाती है, एक क्रॉसिंग कराई जाती है। क्योंकि अगर ए स्पीशीज और बी स्पीशीज है, दोनों के मैंने कैरेक्टर ले लिए, माना ये ए ले लिया और इसका कैरेक्टर माना ये बी ले लिया। अब मुझे इसमें ये कैरेक्टर भी चाहिए और ये कैरेक्टर भी चाहिए। तो दोनों कैरेक्टर मिलने के लिए हमें वहां पर क्या कराना पड़ेगा, इनके बीच में प्लांट ब्रीडिंग करानी पड़ेगी, यानी कि एक क्रॉस कराना पड़ेगा। क्रॉस कराने से पहले वहां पर हमें चयन करना पड़ेगा कि नई प्रजाति में कौन कौन से हमें लक्षण चाहिए। अब ये जो प्लांट ब्रीडिंग यहाँ होगी वो प्लांट ब्रीडिंग बिल्कुल आर्टिफिशियल तरीके से होगी। ठीक है, यानी कि जो पादप प्रजनन होगा वो बिल्कुल यहाँ पर कृत्रिम तरीके से होगा। जो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन होगा इसके कई फायदे होते हैं। एक तो क्या होता है कि जो फसलों की किस्में हैं, यानी कि जो वैरायटी है, उस वैरायटी में बहुत अधिक सुधार किया जा सकता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि एक तो ये ध्यान में रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि जो भी हमने प्लांट लिया है उस प्लांट के परागकण का ही हम यूज करें और उसी डिजायर्ड स्टिग्मा को बिल्कुल ऐसे परागकणों से सेपरेट कर दें जिनकी हमें जरूरत नहीं है। पहली चीज क्या ध्यान रखनी है, परागकणों का सिलेक्शन। फिर हमें जो वर्तिकाग्र है वहां पर जो हमारे लिए काम के परागकण नहीं है उनको वहां से रिमूव कर देना है। तो ऐसा करने के लिए, क्योंकि परागकणों को रिमूव करना है वहां से, अब जो हमें चाहिए बस हमें वही चाहिए, जिससे कि वो जो वैरायटी है वो वैरायटी बहुत श्रेष्ठ वैरायटी बन जाए। तो इसी को करने के लिए 2 विधियों का प्रयोग किया जाता है। एक होती है विपुंसन, एक क्या होती है, विपुंसन, और दूसरी होती है बैगिंग। बैगिंग या क्या बोलते हैं, बोरावस्त्रावरण भी बोलते हैं, और नहीं तो क्या हो गया ये बैगिंग। ठीक है, ये आपका ये हो गया इमैस्कुलेशन, समझ में आया? इसे इंग्लिश में ये कहते हैं और ये बैगिंग है ही। अब देखिए विपुंसन क्या होता है। जो विपुंसन है यानी कि इमैस्कुलेशन जो है उसमें पौधों को हम ऐसा करते हैं, क्योंकि देखिए ये तो समझ आ गया कृत्रिम संकरण का ही एक भाग है और इसमें हमें अब क्या करना है, परागकणों का सिलेक्शन करना है। तो पौधे के जो द्विलिंगी पुष्प हैं उन पुष्पों के पराग कोशों को उनकी कलिका की स्थिति में, यानी कि जब वो फूल होते हैं उसी स्थिति में, बड की स्थिति में ही, कलिका की स्थिति में ही हम पराग कोश को चिमटी से या फॉक से सेपरेट कर देते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, अब जब हम उनको हटा देंगे या निकाल देंगे तो जो पुष्प का मादा जनक के रूप में हमने चयन किया वो इस विधि से कर लिया। आगे बात समझ, फिर रिपीट कर रही हूं। इस विधि में जो हमारा द्विलिंगी पुष्प है, द्विलिंगी पुष्प मतलब उसमें पुंकेसर भी होगा और स्त्रीकेसर भी होगा, यानी कि दोनों भाग उपस्थित होंगे, नर जनन अंग भी होंगे और मादा जनन अंग भी होंगे। अब हमने क्या किया, जब उस पे फूल बनने शुरू हुए यानी कि कली बननी शुरू हुई, तो कली वाली अवस्था में ही हमने जो पराग कोश थे वो पराग कोश चिमटी की मदद से अलग कर दिए। तो इस जो अब करने से क्या होगा कि कौन सा भाग रह गया, सिर्फ मादा रूप का ही तो चयन रह गया। जो हमने पराग कोश थे, पराग कोश क्या थे, नर जनन अंग थे ना, तो हमने नर जनन अंग को चिमटी से अलग कर दिया। तो ये वाली प्रक्रिया क्या होती है,
विपुंसन कही जाती है। अब देखिए बैगिंग क्या होता है। बैगिंग क्या होता है, जैसे हमने देखा होगा अपने घरों के आसपास कई बार ऐसा होता है कि कुछ पौधों को, जैसे अब आम आएगा तो कुछ लोग उनको भी ऊपर एक कवर कर देते हैं, कुछ पॉलीथीन से करते हैं या कपड़े से करते हैं या अलग अलग तरीके से उनको क्या कर देते हैं, कवर कर देते हैं। पपीते पे ले लीजिए, आम पर ले लीजिए, कुछ लोग अंगूर के साथ भी ये काम करते हैं। तो ये क्या होता है एक्चुअली, इस स्थिति में ऐसा होता है कि जो दोनों प्रकार के फूल हैं उनको पॉलीथीन या किसी कपड़े से हम इसलिए ढकते हैं जिससे कि जो हमें नहीं चाहिए परागकण, उन अनैच्छिक परागकणों के द्वारा जो पुष्प का वर्तिकाग्र है यानी कि स्टिग्मा है, उस स्टिग्मा को हम सुरक्षित रख सकें, यानी कि स्टिग्मा का हम किसी तरीके से उस पे इम्प्योरिटी आने को रोक सकें। ठीक है। दूसरी चीज, जो भी हमें डिजायर्ड पुष्प है उसका जब यहाँ पर इस तरीके से क्या कहना चाहिए, विपुंसन किया जाता है यानी कि इमैस्कुलेशन किया जाता है, तो वर्तिकाग्र क्या होते हैं, मैच्योर हो जाते हैं और तब उन पर दूसरे हम जो भी चाहते हैं वो इच्छित पराग यहाँ पर डाल सकते हैं। अब जब इच्छित पराग यहाँ पर डाल दिया जाएगा तो उसको जो फूल है उसको दोबारा से हम क्या कर देंगे, कवर कर देंगे। जब हम दोबारा कवर कर देंगे तो ये संभावनाएं वहां पर हो जाती हैं कि अब किसी अन्य और पराग उसके वर्तिकाग्र में नहीं जाएगा। तो इसको यहाँ पर करने का मतलब एक तरीके से अनैच्छिक परागों को दूर करना है, और जब तक उसका फल का निर्माण शुरू नहीं हो जाता तब तक हम क्या करते हैं, उसको ढक के ही रखते हैं, क्योंकि एकलिंगी पुष्पों में जो इमैस्कुलेशन होता है यानी कि विपुंसन होता है तो उसकी तो जरूरत पड़ती नहीं, लेकिन फिर भी उनको हमें क्या करना पड़ता है, किसी भी प्रकार की इम्प्योरिटीज परागकणों से संबंधित ना आ पाए उससे उसको दूर रखना पड़ता है, और इसी को कहा जाता है बैगिंग। समझ गए। जब फूल आने वाला होता है यानी कि जब उस पे पुष्प बनते हैं तो उन पुष्पों को हम पॉलीथीन से कवर कर देते हैं। जैसे लोग फलों को कवर कर देते हैं, फल को कवर करने का तो इतना बड़ा पपीता आ गया उस पे आपने कपड़ा लगा दिया, ये लगा दिया, वो तो वो हुआ कि पशु पक्षियों से उसको बचाया जा सके। लेकिन जब अगर जो ये विधि की बात कर रहे हैं उसमें पुष्प अवस्था की हम बात कर रहे हैं, जब उस पे पुष्प बनेंगे तो जाहिर सी बात है पराग भी होंगे, तो उन पराग को सुरक्षित रखने के लिए यानी कि वैरायटी किसी तरीके से खराब ना हो, हम क्या करते हैं, उसको कवर कर देते हैं ताकि उसके पराग कहाँ गिरेंगे, वहीं गिरेंगे, बाहर जाएंगे नहीं। फिर भी कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए मुझे उस वैरायटी में थोड़ा सा शोधन करना है, तो हम वो कवर्ड पराग को ओपन करेंगे और जो पराग या जो वैरायटी मुझे उसमें चाहिए उन पराग को उस पर छिड़क देंगे और उसके बाद पुनः उसको कवर कर देंगे, जिससे कि किसी प्रकार की इम्प्योरिटीज जो है वो यहाँ पर रोकी जा सके। तो इम्पोर्टेंट है विपुंसन और बैगिंग दोनों ही। तो फिलहाल आज इतनी ही बात करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक हम लेंगे इससे रिलेटेड वो हमारा होगा फर्टिलाइजेशन, जो मेन टॉपिक रहेगा इससे रिलेटेड, जिसमें डबल फर्टिलाइजेशन इन सब के बारे में पढ़ेंगे।